what is the electrostatic potential, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, सॉरी गोल्ड न्यूक्लियस रहने दीजिए, गोल्ड सरफेस, एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है सरफेस पहले लिख चुके हैं, गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डाया 13.2 फर्मी, Z फॉर गोल्ड, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, इज 79। आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गोल्ड के एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, अगर हम एक गोल्ड का न्यूक्लियस लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिंपली क्या था R। अब R तो आप निकाल लोगे क्योंकि डायमीटर गिवन है, डाया का अगर हाफ कर दोगे तो R कितना आ जाएगा 13.2 डिवाइडेड बाई 2, फर्मी का मतलब कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 15। अब ये जो डाया है ये तो मीटर में होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब फर्मी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है या फिर लेंथ है, तो ये हो जाएगा 13.2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया। और फर्मी अगर करना है तो इसका मतलब आपने फर्मी को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, 10 टू द पावर माइनस 15 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, और अब ये किस में आ गया, मीटर्स के अंदर आ गया, तो ये आपके पास आर आ गया है। अब आपको फॉर्मूले के अंदर यस बेटा, तो आपको क्या चाहिए फॉर्मूले के अंदर, ये बनेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q कितना है, यहाँ से निकालेंगे हम। अगर आपको Z गिवन हो, मतलब एटॉमिक नंबर गिवन हो, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है ये आप पढ़ोगे, एटम एंड न्यूक्लियाई एक यूनिट है लास्ट में 8th यूनिट, उसके अंदर आप स्टडी करोगे कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, ज्वाइन कर दो। अच्छा तो कोई है ही नहीं, ZD। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है ZE, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू ZE, Q आपके पास कितना है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोई भी आपको न्यूक्लियस गिवन हो, हाइड्रोजन गिवन हो, हीलियम गिवन हो, लिथियम गिवन हो, उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर इसीलिए आपको क्वेश्चन में गिवन था 79। एंड E क्या है, चार्ज, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये हम लिखेंगे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम लग गया पीछे, तो अब ये क्या बन गया, चार्ज बन गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 79 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई R, तो R की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। इसको सोल्व करेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा। यस कर लोगे, यस मैम। पता नहीं क्लास छोड़ के इतनी जल्दी क्लास छोड़ के चले गए, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके बेटा, तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी आप स्पेसिफाइड पोजीशन पे लेके आते हो,
तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ता है उस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पोजीशन पे लाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है बच्चों का? कोई ज्वाइन, किसी का ऐसा लगा क्या कोई ज्वाइन कर रहा है और हो नहीं रहा है? आपके स्क्रीन पे कोई दिखा रहा है? मेरे स्क्रीन पे तो नहीं दिखा रहा, बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। चलो, तो देखिए हम क्या कर रहे थे कि किसी भी एक, सपोज एक चार्ज है Q, ये प्रेजेंट है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इस Q को इन्फिनिटी से हम पॉइंट P के ऊपर ला रहे हैं। तो पॉइंट P पे लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर? तो हम वर्क डन किसके ऊपर कर रहे हैं? वर्क इज डन ऑन द चार्ज, एंड वर्क डन ऑन द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला याद रखें। तो अभी तक तो हमने क्या किया था कि वर्क डन किया था, किसी एक पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो, किसकी वजह से? ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है आपके पास? पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब इसको ध्यान से समझना क्या है। अगर आपके पास एक चार्ज जब था तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया था वो कितना आया था कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है Q, और इस पॉइंट पे, सपोज P पॉइंट पे इस चार्ज Q की वजह से जो हमने पोटेंशियल निकाला वो कितना आया था? V इज इक्वल टू ये चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R, तो ये हमने लिख दिया R। लेकिन अगर हम इस पॉइंट P के ऊपर, सपोज ये पॉइंट P है, इस पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, ना सिर्फ Q1 चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज भी प्रेजेंट हो, Q3 चार्ज भी प्रेजेंट हो, Q4 चार्ज भी प्रेजेंट हो, Q5 चार्ज भी प्रेजेंट हो, ऐसा एक ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो, तो इस P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो वो कितना होगा? फर्स्ट चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सपोज ये जो है ये आपके पास है R1, तो ये हो जाएगा R1। सेकेंड चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा R2। थर्ड की वजह से होगा वो कितना होगा? Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। फोर्थ की वजह से होगा वो कितना होगा? Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो फर्स्ट की वजह से है वो, प्लस सेकंड की वजह से है वो पोटेंशियल, थर्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो, उन सारे पोटेंशियल्स को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो यही हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब इसको डेरिवेशन की फॉर्म में लेके चलते हैं कि सपोज हमारे पास एक ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है जिसमें हमारे पास कितने चार्जेस है? सपोज n चार्जेस प्रेजेंट है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज देयर आर n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से? Q1 Q2 Q3 और अप टू Qn। अगर इतने चार्जेस प्रेजेंट हो, कौन कौन से डिस्टेंस पे? एट डिस्टेंसेस R1 R2 अप टू Rn। तो जो पोटेंशियल होगा, सपोज ये है वो पोजीशन P या पॉइंट P, जिसके ऊपर आप क्या निकालना चाहते हो? पोटेंशियल निकालना चाहते हो। तो इस पॉइंट P पे के अराउंड बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। दिस इज एट डिस्टेंस R1। सेकेंड चार्ज जो पॉइंट P से जो प्रेजेंट है वो कितने डिस्टेंस पे है? R2 से। थर्ड चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? R3 पे। फोर्थ चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? R4 पे। और फिफ्थ चार्ज जो प्रेजेंट है वो कितने पे है? R5 पे। तो
फर्स्ट चार्ज Q1 की वजह से, जो कि R1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है P से, उसकी वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम V1 लिख सकते हैं, और वो कितना होगा Q1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1। सेकेंड चार्ज Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिख सकते हैं V2, और वो कितना होगा Q2 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी देखिए R1 आएगा यहाँ पे R2। इसी तरीके से थर्ड चार्ज की वजह से जो प्रेजेंट होगा वो कितना होगा V3, और वो कितना होगा Q3 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट R3। इसी तरीके से nth चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा Vn। कौन से चार्ज की वजह से है, nth की वजह से, जो Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Rn। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट P पे अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, टोटल सारे चार्जेस की वजह से अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। हर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उन सारे पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो V1, सेकेंड चार्ज की वजह से है वो V2, थर्ड चार्ज की वजह से वो V3, और nth चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है Vn। अब V1 की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। सेकेंड चार्ज की वजह से है वो, सॉरी एक Q1 आएगा, सेकेंड चार्ज की वजह से है तो सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसी तरीके से nth चार्ज की वजह से तो nth चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Rn। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो आप, तो कॉमन ले लीजिए, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। समझ आ रहा है, आधे तो क्लास छोड़ के ही जा चुके होंगे। यस मैम। रोहतास सर ले रहे हैं ना आपकी क्लास बेटा, जो V है वो आपके पास क्या होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आएगा क्या आपके पास Q1 over R1, यही बचेगा यहाँ से। सेकेंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसमें बचेगा आपके पास Q2 by R2, इसी तरीके से Q3 by R3 एंड अप टू Qn by Rn। ये समझ आया। अब यहाँ पे अगर हम इन सबको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फिर समीशन लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे भी R1 R2 R3, तो हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लगाएंगे 1 to n, और ये आपके पास Q। अब देखिए 1 2 3 इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे I, और R की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो ये हो गया RI। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। सिंगल चार्ज होता तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाता Q और डिवाइडेड बाय R, लेकिन बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, जो समीशन लगाया, सारे चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उनका एल्जेब्रिक सम लगा के ये आपके पास रिजल्ट आ गया। क्लियर डेरिवेशन, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो, चले बेटा आगे। यस मैम। ठीक है, सेकंड जो आपके पास टॉपिक है इसमें, जैसे हमने याद हो, इसको बहुत ही पेशेंटली समझना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए, कि अब हमने क्या निकालना है, एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से आपने पोटेंशियल निकाल लिया। लेकिन अगर हम क्या ले लें, डाइपोल ले लें, डाइपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इस डाइपोल के ऊपर अगर आप कोई एक पॉइंट ले लो, ना वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है ना वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे है, तो ऐसे किसी पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो कितना होगा। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, याद करें जब हमने पॉइंट लिया था एट इलेक्ट्रिक, क्या था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। तो आपके पास जब डाइपोल आया था, जब आपने डाइपोल की वजह से एक्सियल पे निकाला था तो कितना आया था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यही आया था एक्सियल लाइन के ऊपर। और इक्वेटोरियल पे लिया था तो कितना आया था p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये आया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से
किसी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये, और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी ये। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ले रहे हैं, लेकिन अब हम फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें, पॉइंट जो आपके पास डेरिवेशन है, डेरिवेशन का नाम है ये, हेलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेटा माइक ऑफ कर ले, जब जरूरत हो तो ऑन कर ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है आपके टॉपिक का नाम। और साथ साथ देखिए इसको समझते भी रहिए, कोशिश करो, अगर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपके ऊपर है, जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे इस ऑनलाइन क्लासेस में उतना ही आप सीख पाएंगे, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ब्लैंक होते जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये एक्सियल लाइन पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, सिंपली गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, न्यूमरेटर में क्यू लिखते हो और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कि अगर यहाँ पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहीं ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। सपोज ये पोजीशन है, यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है Q, तो इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो चार्ज की वजह से ही होगा। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट आप लोगे उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालोगे, किसकी वजह से, डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, ये देखिए, ये आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल में एक तरफ होता है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो ये है -Q, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए A, और ये पॉइंट है B, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है कौन सा है, +Q, एंड दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल O, ठीक है। ये आप जानते हो कि दो चार्जेस है -Q और +Q, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, पोलैरिटी इज डिफरेंट। दोनों चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, पता है ये, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 2a। अभी लिख नहीं रही हूँ मैं इसको। अभी हमें इस डाइपोल की वजह से, क्योंकि एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, तो इस डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है वो यहाँ है, P पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिए, ये P पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है ना ये एक्सियल लाइन पे है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर इस P पॉइंट पे -Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालोगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो निकालते हो आप, वो किसकी वजह से निकालते हो, चार्ज की वजह से। बच्चों का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं भी क्या प्रॉब्लम है। वीडियो से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट बेटा। उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अब देखिए बेटा, हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो -Q चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज की वजह से होता है ना। तो -Q चार्ज की वजह से होगा और +Q चार्ज की वजह से होगा। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, पॉइंट P को -Q चार्ज से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, और जो पॉइंट P है उसको +Q चार्ज से ज्वाइन करना पड़ेगा। और हम क्या करते थे, याद होता तो, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसको सेंटर ऑफ डाइपोल से भी ज्वाइन करते थे। तो सपोज ये हम इसको सेंटर ऑफ डाइपोल से भी क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, ये चीज समझ आई कि हमने क्या किया, पॉइंट ए पे चार्ज रखा हुआ है -Q, इस -Q की वजह से P पे पोटेंशियल कितना होगा वो हम निकालेंगे, +Q की वजह से जितना होगा वो निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए ये जो सेंटर ऑफ, ये अगर देखें, ये जो लाइन है जो पॉइंट P से सेंटर ऑफ डाइपोल पे आ रही है,
ये डायपोल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब मुझे ये बताइए क्या ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि जब आपके पास ये होता था माइनस क्यू और प्लस क्यू और ये सेंटर ऑफ डायपोल ओ, तो जब आप इक्वेटोरियल लाइन पे लेते थे तो क्या होता था कि ये पॉइंट पी, तो ए से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते थे, इक्वल, क्योंकि इसको हम ए लेते थे, इसको आर लेते थे, तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाता था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और ये भी कितना होता था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो ये दोनों डिस्टेंस हम निकाल सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पे अब ये डिस्टेंस ए पी और बी पी इक्वल है, बताएं, नहीं है ना इक्वल, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी होगी। ज्योमेट्री क्या लगानी होगी, ये देखिए, सेंटर ऑफ डायपोल को जब पॉइंट पी से आप ज्वाइन करते थे तो ये डिस्टेंस तो हमेशा कितना होता था, आर ही लेते थे हम इसको, लेकिन अब ए से पी वाला जो डिस्टेंस है उसको हम कितना ले लेते हैं, R1, और बी से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम सिंपली कितना ले लेते हैं, R2। ये चीज समझ आई। अब हम क्या करते हैं कि माइनस क्यू चार्ज जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ए पॉइंट पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको हम V1 मान लेते हैं, और वो V1 कितना आएगा, चार्ज जितना प्रेजेंट है, तो चार्ज कितना है माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ए से पी तक का डिस्टेंस जो कितना लिया है हमने, R1। ये चीज समझ आई। तो माइनस चार्ज क्यू की वजह से पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, सो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो कितना आएगा, अब प्लस क्यू आ जाएगा, उसको हम लिख देते हैं V2, और वो कितना आएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये बनेगा R2। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल ये है, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ये है। अब क्या होगा कि अगर आप क्या करना चाहो, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहो, तो वो क्या होगा, इन दोनों का सम। तो मान लेते हैं जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वो क्या होगा, उसको हम V मान लेते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो V1 है और जो V2 है उन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये होगा R1, प्लस V2 की वजह से कितना है, ये आपके पास है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हो, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ये ऊपर तो 1 रहेगा, और माइनस 1/R1, इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 1/R2 और माइनस 1/R1, तो ये आ गया। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हमने पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वो निकाल लिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ आ गया। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अच्छा विजय क्या बोल रहे हो, हर्ष 1 तारीख से ट्यूशन पे जा सकते हैं, क्या बात है, यहाँ पे ध्यान दे लो, उसको छोड़ दो, ठीक है। ओके, अब हमें बेटा हमारा जो मेन एम है इस डेरिवेशन में वो ये है कि अगर हमें किसी तरीके से R1 मिल जाए और किसी तरीके से R2 मिल जाए तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे R1 और R2 निकालेंगे किसकी टर्म में, इस R की टर्म में, कि अगर हमें R1 भी R में से कुछ प्लस माइनस करके मिल जाए और R2 भी R में से कुछ प्लस माइनस करके मिल जाए, तो दोनों ही हमारे पास R की फॉर्म में हो जाएंगे और हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते, इस डेरिवेशन को कर सकते हो। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ये देखिए अगर आपके पास ऐसी दो लाइंस है जिनके बीच में बहुत स्मॉल एंगल बन रहा है ऐसे, अगर आपको ये बताना हो कि ये जो दोनों लाइंस हैं, अगर आपको ये
करना हो कि इन दोनों की लेंथ कितनी है, इक्वल लेंथ में अगर आप निकालना चाहते हो कि कहाँ पे ये जो दो लाइंस हैं उनका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, तो आप किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो। कैसे कि सपोज ये एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है A जो अपने यहाँ पे है, और ये पॉइंट है सपोज O। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट A से इन दोनों बीच में एंगल है थीटा। तो जब भी आप क्या करोगे, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो परपेंडिकुलर डालते ही अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अदर कलर लेके समझा रही हूँ आपको, कि अगर मैं इस PO को अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, तो क्या होगा कि अब ये जो डाइपोल, ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट से अब इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दे तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। तो अब क्या होगा कि ये लाइन AP और ये लाइन P से, अब ये पॉइंट को नाम दे दीजिए N। अब क्या है कि परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये जो दोनों जो इनके बीच में स्मॉल एंगल था, अब वो दोनों डिस्टेंस क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब AP है वो किसके इक्वल हो गया है, PN के इक्वल हो गया है। ठीक है, AP क्या है, R1, PN क्या है, PN हमें पता है कि PN के अंदर OP है, PN को आप कैसे लिख सकते हो, PO और प्लस में O से N तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब ये PO तो आपके पास है क्योंकि ये कितना है, R। तो अगर आप इस R में ये किसी तरीके से ON निकाल के जोड़ देते हो तो किसकी वैल्यू आ जाती है, R1 की वैल्यू आ जाती है। बात समझ आई। और ON को हम कैसे निकाल सकते हैं, ON को आप ऐसे निकालोगे कि ये जो ट्रायंगल बनी है आपके पास, कौन सी, ANO ट्रायंगल, इसमें अगर आप कोस थीटा ले लो, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये जो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला AN क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ON क्या बन जाएगा, बेस, और आपके पास A से जो O है वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ON, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AO। AO, तो ये देखिए AO क्या A नहीं है, ये भी A है और ये भी A है। तो कोस थीटा यहाँ से आया ON और डिवाइडेड बाय A। तो हमें क्या निकालना था, हमें ON निकालना था। तो ON की वैल्यू कितनी आ गई, ON की वैल्यू आ गई A cos थीटा। ये चीज सबको समझ आई मैंने कैसे किया, यस क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, तो अब हमारा जो पर्पस है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें R1 की वैल्यू निकालनी थी। तो R1 आपने क्या लिखा है, यहाँ से देखिए, R1 आपने लिखा है कि OP या PO प्लस में ON। OP तो आपने पहले ही लिख रखा है R, तो R1 की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ये बन गया आपके पास सिंपली, या वेक्टर हटा दीजिए, R प्लस में ON, और ON कितना है, A cos थीटा। ठीक है, पर्पस सोल्व, R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब इस कहानी को इरेज कर देते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे क्या निकालोगे, R2 कैसे निकालोगे। अब ध्यान से देखो इधर, जैसे आपने A से इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके A से परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि पॉइंट B से ये जो PO लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर जहां पे भी इस लाइन को कट करेगा वहां पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। और अब ये जो लेंथ है कौन सी, P से B तक की, जो PB है, अब किसके इक्वल हो गया है, P से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इसको आपने N नाम दिया है तो इसको नाम दे दो N डैश। तो अब जहां पे भी परपेंडिकुलर कट करता है, ये डिस्टेंस ये वाला, और P से B तक का डिस्टेंस, सो PB बिकम्स इक्वल टू PN डैश। अब PB तो हमें पता है क्या है, R2 है। अब PN डैश को हम कैसे निकालें, PN डैश को आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर कंप्लीट PO में से अगर आप ये N डैश O माइनस कर दो ये वाला डिस्टेंस, तो ऊपर वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो PO में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ON डैश माइनस करना पड़ेगा।
PO कंप्लीट कितना है R, तो हमें निकालना क्या है, ON डैश निकालना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, कौन सी, इन ट्रायंगल ON डैश B, और इस ट्रायंगल में भी अगर आप कोस थीटा निकालो तो कोस थीटा किसका रेशो होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो बेस क्या है, बेस ON डैश है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज OB है। ठीक है, तो OB हमें पता है किसके बराबर है, A के बराबर है। तो कोस थीटा किसके बराबर, सॉरी ON डैश यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, वो बन जाएगा A कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास समझ आ गया ना। ये अगेन क्या है, A, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस ON डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूज A, तो आपके पास जो ON डैश है वो कितना आ गया, A कोस थीटा। तो यहाँ से अगर R2 में ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, R माइनस A कोस थीटा, ये आएगा आपके पास। तो अब आपको R2 भी मिल गया। R2 की वैल्यू कितनी है, R माइनस A कोस थीटा। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। अब देखो मैंने यही तो बोला था आपको कि R1 और R2 को अगर आप R की फॉर्म में निकाल लो, ये देखो R में A कोस थीटा प्लस हो रहा है और यहाँ पे R में से A कोस थीटा माइनस हो रहा है। अब हम इजीली इस डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपने किया कैलकुलेशंस, इसको रब कर दीजिए। ये देखिए जो मैंने आपको कराया है ना, ये बुक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो जिस तरीके से मैंने निकाला R1 और R2 को, बुक में थोड़ा सा अलग मेथड है। अगर आपको वो समझ आ जाए तो कर लेना, अगर ये समझ आ गया है तो मैं इसका जो बैकअप है वो आप लोगों को साथ साथ भेज देती हूँ। इस बैकअप में से वहां पे अपनी बुक के साइड में एक नोट बना के लिख लेना कि R1 ऐसे ऐसे निकाला हमने, R2 की वैल्यू ये इस तरीके से आया। इसको अभी जाके कर लेना, नहीं तो बाद में फिर आप बुक लेके आओगे और मुझसे पूछोगे मैम ये कैसे किया था। ओके, अब हमारे पास V है, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अंदर आप दोनों की R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन में R2। R2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में R माइनस A कोस थीटा। ठीक है, और माइनस में 1 अपॉन में R1। R1 कितना है, R प्लस A कोस थीटा। ये चीज समझ आई? अब बाकी को इरेज कर दो। अब सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और सोल्व करना है, लेकिन इतना इजी नहीं है ये, ध्यान से देखिए। 944 हो गए। अब जो v है वो क्या निकालोगे, अब थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ मैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यों लिख रहे हैं, क्यू भी तो था ना भाई, क्यू था ना यहाँ पे, तो क्यू आएगा, उसको भूल गए हैं शायद, तो क्यू भी आएगा ये। और ये आपके पास बनेगा, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, मतलब ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आर माइनस ए कोस थीटा है, तो यहाँ पे बनेगा आर प्लस ए कोस थीटा, और माइनस में ये बनेगा आर और माइनस ए कोस थीटा, माइनस बाहर है तो ये बन जाएगा ए कोस थीटा। पता है ना, मैंने बस ब्रैकेट लगा के सोल्व नहीं किया, सीधा सोल्व कर दिया। तो r से r कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी हो गई, आ गई a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा, तो ये बना q इंटू 2a इंटू कोस थीटा और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल, तो ये बनेगा p कोस थीटा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास बना। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी था बेटा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये साथ में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया। अब हम क्या करें कि हम ये मान लें कि ये जो पॉइंट आपने लिया है डाइपोल के ऊपर कहीं पे भी, ये जो डिस्टेंस है r, ये r वेरी वेरी ग्रेटर हो जाए किससे, a से, तो उस केस में आप a को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और a को नेग्लेक्ट कर सकते हो तो ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। किस कंडीशन में, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल p एट ए पॉइंट
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो पॉइंट है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को स्किप कर सकते हैं। तो आपके पास जो V बनेगा वो कितना बनेगा, P कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो स्किप कर दिया क्योंकि इसमें A है, तो ये सिंपली कितना बचा, R स्क्वायर। समझ आया? अब जो समझाने वाली बात ये है कि थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। कंपैरिजन कैसे, कि अभी तक किसी भी एक पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल निकाला था वो कितना आया था, V इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया था। मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, R के। लेकिन जब आप डाइपोल की वजह से निकाल रहे हो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना होगा और डिफरेंशिएट करते हुए चलना पड़ेगा। अब क्या है कि V किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर थीटा चेंज हुआ तो V की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हमें ये समझना है थीटा चेंज होने का मतलब कि जो ये पॉइंट है, अगर थीटा 0 होके ये पॉइंट कौन सी लाइन पे आएगा, एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, बताइए मुझे। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब कि जो पॉइंट P जो एंगल बना रहा है किसके साथ, डाइपोल के साथ, ये कुछ ऐसे ही है भाई। सपोज ये आपके पास डाइपोल है, ये डाइपोल का A पॉइंट और ये डाइपोल का B पॉइंट, और जो पॉइंट है वो ऐसे है, ऐसे थीटा एंगल बना। इक्वेटोरियल नहीं, थीटा 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट P देखिए टिप पे है, ठीक है, टिप पे आपने कौन सा पेन की जो टिप है वहां पे पॉइंट P है, तो ऐसे एंगल बन रहा है, कुछ भी एंगल, ये लेस देन 90 है ना। तो अगर आप 0 कर दोगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, देखिए एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। तो एक्सियल लाइन पे आ जाएगा तो थीटा को हम ये लिखेंगे कि अगर डाइपोल के ऊपर जो थीटा है फर्स्ट केस वो 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाएगा तो पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन पे जब होगा तो हम देखना चाहते हैं कि जब थीटा 0 बन जाएगा, पॉइंट P एक्सियल लाइन पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो V की वैल्यू P कोस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0, और ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो कोस 0 कितना होता है, 1, तो ये बनेगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। समझ आ गया? हाँ समझ आया बेटा? ओके, अब देखो, अब पॉइंट था आपका ऐसे, है ना, तो एक बार तो हमने इसको 0 कर दिया तो ये एक्सियल पे आ गया। आप समझ गए होगे, अगर हम 90 कर देंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जब अब सेकंड केस जो होगा वो ये कि अगर हम सेकंड केस में थीटा बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 कितना बन जाएगा, 0। तो अगर हम थीटा 90 बना दें, मतलब अगर हमारा डाइपोल के ऊपर अगर हमें एक पॉइंट लेना हो जो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता हो, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 0। तो आपके पास डेरिवेशन इस तरीके से भी आ सकता है कि डिराइव द डेरिवेशन in which the electrostatic potential becomes 0 due to an electric dipole। समझे? तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कब किस पॉइंट पे निकालते हैं किसी डाइपोल की वजह से, जब हमें 0 पोटेंशियल मिले। तो किसी भी तरीके से आपके पास जो डेरिवेशन है वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर इक्वेटोरियल लाइन पे लेते हो तो वो V कितना आ जाता है, 0। ये जो 2-3 आपको आज कराए हैं इक्वेशंस, डेरिवेशंस, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कराए हैं, प्लीज इसको जाके अच्छे से करना, समझना, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। किसी को डाउट इसमें? ओके बेटा, थैंक यू।